अर्थ का एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो कि बना है बर्फ से, दुनिया की सबसे कोल्डेस्ट जगह, टेम्परेचर -144 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में -98 डिग्री सेल्सियस। समर में बर्फ सिर्फ 26 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक होती है, बट विंटर के टाइम पर यही आइस बर्फ 1.88 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर तक हो जाती है। द ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ, जिसे दुनिया कहती है बर्फ का रेगिस्तान। 90 डिग्री लैटिट्यूड साउथ पोल का ये कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, जहाँ 6 महीने दिन होते हैं और 6 महीने सिर्फ रात। बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ सनराइज और सनसेट 6 महीने पर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो 21 मार्च से 23 सितंबर तक सन की तरफ टिल्ट रहता है, जिसके चलते सनलाइट अर्थ के साउथ पोल तक नहीं पहुंच पाती और इस दरमियान यहाँ सिर्फ रात ही रहती है। ऐसे ही जब साउथ पोल सन की तरफ टिल्ट होता है तो फिर यहाँ 6 महीने तक सिर्फ दिन रहता है और यही सेम थ्योरी होती है नॉर्थ पोल के लिए। वर्ल्ड कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट होने के साथ ये सबसे विंडियस्ट, अपने गिगनेटिक वेव्स और टर्बुलेंस के लिए जाना जाता है। यहाँ विंड की स्पीड 322 किलोमीटर पर आवर तक रिकॉर्ड करी गई है, जो कि किसी भी बिल्डिंग को गिरा सकती है और इंसानों को तो अंधा कर सकती है। दोस्तों बारिश भी यहाँ सिर्फ 50 mm तक ही होती है और वो भी ठंड के चलते स्नो बन जाती है। इस कॉन्टिनेंट पर ना तो कोई प्लांट सूख सकते हैं और ना ही कोई नॉर्मल जानवर यहाँ सर्वाइव कर सकता है और यही वजह रही दोस्तों इंसानों की यहाँ न रहने की। अंटार्कटिका की हिस्ट्री में ह्यूमंस कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जो सदियों से यहाँ रहती हुई आई हो, और जो रहते भी हैं वो सिर्फ रिसर्च के पर्पज के लिए, जिनकी बात अभी हम आगे वीडियो में करेंगे। प्लांट्स में सिर्फ लिंचेस एंड मोजेस ही ग्रो कर सकते हैं, कुछ हद तक इतने हार्श कंडीशन में, क्योंकि ये दो ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें ग्रो करने के लिए सॉइल की भी जरूरत नहीं होती। इवन ये प्लांट्स रॉक तक पर निकल आते हैं। एनिमल में सिर्फ पैंगुइन ही यहाँ देखने को मिलते हैं, जो कि ठंड से वेल अडॉप्टेड होते हैं और इनकी बॉडी में ब्लबर की एक थिक लेयर होती है जो इन्हें एज एन इंसुलेटर एक्ट करने में हेल्प करती है और फिर खाने के लिए इन्हें ओशन से फिश भी मिल जाती है। ह्यूमन सर्वाइवल इस लेवल तक मुश्किल है कि कुछ रिसर्चर और एक्सप्लोरर ने इसे एक फ्रोजन ग्रेवयार्ड तक कहा है। 1980 में चिलियन रिसर्चर को ह्यूमंस के कुछ स्कल और फीमर मिलता है, जिसे किसी चिलियन लेडी का बताया जाता है। वो वहाँ कैसे पहुंची, किस लिए पहुंची, ये अभी तक कोई नहीं जान पाया। कुछ लोग अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहले ह्यूमंस में इस लेडी को भी कंसीडर करते हैं। वैसे यहाँ पहुंचने वाली कुछ एक्सप्लोरर की स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। 24 जनवरी 1895 में अंटार्कटिक नाम की एक शिप यहाँ पहुंचती है। 7 मेंबर की इस टीम को लीड कर रहे होते हैं कैप्टन लिनर्ड क्रिस्टन। इनके साथ है नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर क्रिस्टन बॉर्गग्रेमनी। कैप्टन लिनर्ड और नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर क्रिस्टन ने दोनों में पहले किसने अपना कदम अंटार्कटिका पर रखा ये डिबेटेबल तो था ही, लेकिन इनके साथ एक और इनका क्रू मेंबर अलग ही क्लेम करता है। न्यूजीलैंड के अलेक्जेंडर वॉन टुंजलमैन, इनका कहना था कि कैप्टन और क्रिस्टन बोट से नीचे उतरते उसके पहले इसने पीछे से छलांग लगा दी। इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे क्रू के पीछे से एक आदमी लिटरली कूद पड़ रहा है। इसके बाद करीब 1902 में ब्रिटिश नेवल ऑफिसर एंड एक्सप्लोरर रॉबर्ट फ्लेकन स्कॉट साउथ पोल पहुंचने का ट्राई करते हैं, बट बैड वेदर और पुअर हेल्थ के चलते इन्हें इस टाइम पर वापस लौटना पड़ जाता है। करीब 8 साल बाद ये एक बार फिर यहाँ जाने का प्लान बनाते हैं। 1 नवंबर 1911 को ये अंटार्कटिका में लैंड करते हैं। करीब 2.5 महीने चलने के बाद 17 जनवरी 1912 को ये आखिरकार साउथ पोल पहुंच जाते हैं। यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये 2.5 महीने पहले इस कॉन्टिनेंट पर पहुंचे थे, साउथ पोल नहीं। स्कॉट को लगता है कि साउथ पोल डिस्कवर करने वाले वो पहले इंसान बनेंगे, लेकिन इनसे सिर्फ 33 दिन पहले एक नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर रोल्ड एमंडसन नाम का एक शख्स एक नॉर्वेजियन फ्लैग लगाकर जा चुका था। इसको देखकर स्कॉट अपने आप से बहुत डिसअपॉइंट होते हैं और इसी के साथ इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इनके पास खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचता, ऊपर से बैड वेदर और फ्रॉस्ट बाइट कमर तोड़ रही थी, साथ में फ्यूल लीकेजेस। इसी के चलते इनका एक क्रू मेंबर फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो जाता है और 15 मार्च को अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। स्कॉट और बचे हुए 2 लोग भी फ्यूल डिपोट से करीब 18 किलोमीटर दूर डेड मिलते हैं। स्कॉट की जो लास्ट एंट्री थी उनकी डायरी में वो 29 मार्च 1912 को मिलती है, जिसमें उन्होंने लिखा था, I don't think we can hope for any better things now. We shall it out to the end, but we are getting weaker, of course, and the end cannot be far. साल 1911 में रोल्ड एमंडसन पहले इंसान बनते हैं साउथ पोल तक पहुंचने वाले। ये वही नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर है जो स्कॉट से 33 दिन पहले पहुंचे थे। आप सोचेंगे कि स्कॉट तो साउथ पोल के लिए पहले निकल चुका था, तो ये कैसे उनसे पहले पहुंच गया? दरअसल दोस्तों रोल्ड का प्लान पहले नॉर्थ पोल जाने का था, बट जब उन्हें ये पता चला कि वहां तो 2 अमेरिकन एक्सप्लोरर रॉबर्ट पेरी और फ्रेडरिक कुक पहले ही पहुंच चुके हैं, तो इन्होंने अपना प्लान चेंज करके साउथ पोल जाने का डिसाइड करा। और उधर स्कॉट साउथ पोल जाने के लिए पब्लिकली अनाउंस कर चुके थे, इसलिए रोल्ड साउथ पोल जाने की बात को सीक्रेट रखता है और चुपके से स्कॉट से पहले पहुंच जाता है। एक और चालाकी इसने करी थी कि ये ज्यादा टाइम तक साउथ पोल पर रुकता नहीं, जैसा कि स्कॉट ने करा था। इसने बस फ्लैग लगाया और निकल गया। दोस्तों स्कॉट की स्टोरी से आपको पता चल गया होगा कि ह्यूमन सर्वाइवल यहाँ कितना मुश्किल है। यहाँ ना तो खाने के लिए कुछ मिलता है और ना ही कोई ऐसी सप्लाई चेन जिससे कि इजीली चीजें यहाँ पहुंचाई जा सके। दोस्तों यहाँ इतने लोग भी नहीं रहते कि कोई गवर्नमेंट सिस्टम बनाया जा सके, बट इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया ने इस पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश न करी हो। इस मैप के थ्रू आप समझ सकते हो कि कैसे अलग अलग कंट्रीज ने अपने क्लेम जताने की कोशिश टाइम टू टाइम करी है। फ्रांस अंटार्कटिका का ये पार्ट क्लेम करता है, नॉर्वे ये पार्ट, ऑस्ट्रेलिया पूरा राइट साइड क्लेम करता है और ऐसे ही ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड इसके अलग अलग पार्ट्स को क्लेम करते हैं। इसे हम अंटार्कटिका का कॉलोनियल पीरियड भी कह सकते हैं। साल 1908 से 1942 के बीच 7 कंट्रीज इस कॉन्टिनेंट पर अपने अपने हिस्से क्लेम करती हैं। ये कंट्रीज थी
अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा कुछ और कंट्रीज थी जो सिर्फ इसे एक्सप्लोर कर रही थी बिना किसी टेरिटोरियल क्लेम के। ये कंट्री थी यूएसए, सोवियत यूनियन, जापान, सूडान, बेल्जियम एंड जर्मनी। हालांकि हिटलर के टाइम पर अंटार्कटिका एक्सपेडिशन कैरी होता है, जिसमें प्लेन से अंटार्कटिका के कुछ पिक्चर्स ली जाती हैं और साथ में मेटल के कुछ टुकड़े ड्रॉप करे जाते हैं, जिससे नाजीज अपना बॉर्डर बना रहे थे। इस कॉन्टिनेंट में इस टाइम तक अमेरिका अंटार्कटिका को लेकर इतना एक्टिव नहीं था। हालांकि 1924 में इसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिशियली एक स्टेटमेंट जरूर देते हैं इन टेरिटोरियल क्लेम्स को लेकर। इसमें इन्होंने कहा कि ये जो भी कंट्रीज कुछ नए लैंड्स को डिस्कवर कर रही हैं अंटार्कटिका में, इसका ये मतलब नहीं कि डिस्कवर करने भर से ये लैंड उनकी हो जाएगी। किसी भी लैंड का क्लेम कंट्रीज तब कर सकती हैं जब वहां पर उसके लोग परमानेंटली रहने लग जाएं, और ऐसा अंटार्कटिका में हमें कुछ दिखाई नहीं देता। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 ये कंट्रीज आपस में यहाँ के लिए फाइट कर रही होती हैं और अपने अपने रिसर्च सेंटर परमानेंट बनाने लग जाते हैं, ताकि ये क्लेम कर सके कि इनके साइंटिस्ट और सेंटर वहाँ मौजूद है, इसलिए वो लैंड अब इनकी हुई। अब इस मैप को देखते हैं। इनमें जो डॉट्स दिख रहे हैं ये प्रेजेंट टाइम में दुनिया भर के देशों के रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका में। आप कहेंगे कि पूरे कॉन्टिनेंट को तो 7 कंट्रीज ने क्लेम कर रखा है, तो इतने रिसर्च सेंटर कैसे बनाते चले गए? एक्चुअली 1958 में अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहावर दुनिया के कई देशों को एक ट्रीटी साइन करने के लिए बुलाते हैं। इस ट्रीटी में मेनली अंटार्कटिका को एक फ्री और पीसफुल कॉन्टिनेंट रखने की इंश्योरिटी हो, ये बातें होती है। 15 अक्टूबर 1959 वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके बाद 1 दिसंबर को फाइनली अंटार्कटिका ट्रीटी साइन हो जाती है, जिसके कुछ मेजर पॉइंट्स में एक तो अंटार्कटिका हमेशा पीसफुल पर्पज के लिए यूज करा जाएगा, दूसरा सभी लोग फ्री होंगे यहाँ कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और तीसरा जो भी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होगी वो एक दूसरे के लिए फ्री और हमेशा अवेलेबल होगी। इस ट्रीटी की सबसे खास बात ये थी कि इसे उन कंट्रीज ने भी साइन करा जो पहले यहाँ अपनी सेपरेट टेरिटरी को क्लेम कर रही थी। वैसे ये ट्रीटी मेनली तो इनके क्लेम्स को टेम्परेरी सस्पेंड कर देती है, बट लीगली अभी भी ये अपने सॉवरेनिटी को क्लेम कर सकती है। अंटार्कटिका का पॉलिटिकल मैप आज भी वैलिड है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा एरिया क्लेम करता है, नियरली 42% ऑफ अंटार्कटिका। वैसे अमेरिका तो इनके क्लेम्स को रिजेक्ट कर चुका है। इवन ये 7 कंट्रीज आपस में ही एक दूसरे के क्लेम को रिकॉग्नाइज नहीं करती। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नॉर्वे को छोड़ दे तो यूके, चिली और अर्जेंटीना ये तीनों ही नहीं करते। अमेरिका के अलावा कोल्ड वॉर के बिल्कुल स्टार्टिंग में सोवियत यूनियन बाकी के देशों को एक मेमोरेंडम इशू करता है, जिसमें उसने कहा कि कोई भी कंट्री जो अंटार्कटिका में अपनी टेरिटरी क्लेम करती है विदाउट सोवियत यूनियन के परमिशन के या विदाउट सोवियत पार्टिसिपेशन के, तो ऐसे क्लेम को रिकॉग्नाइज नहीं करा जाएगा। यूएसएसआर के इस स्टेटमेंट के बाद बहुत सी कंट्रीज डर जाती हैं कि कहीं ये 2 सुपर पावर इस पर भी ना लड़ने लग जाएं। बट थैंकफुली दोस्तों आज तक ऐसा नहीं हुआ और अंटार्कटिका पर सिर्फ रिसर्च सेंटर ही स्टैब्लिश हो पाए। इन पर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, जैसे साइंटिस्ट जो टॉयलेट करेंगे वो इधर उधर नहीं करना, बल्कि उसे एक ऐसी जगह पर करना है जिसे इजीली उठा लिया जाए और सही जगह पर स्टोर कर लिया जाए, ताकि टॉयलेट्स को फ्लाइट के थ्रू वापस उनके देश भेजा जा सके या उसको रिसाइकल करके उसका वाटर बना लिया जाए। प्लेन्स के थ्रू बाकी की और सप्लाई यहाँ लाई और ले जाई जाती है, और उसका भी टाइम सिर्फ समर में ही होता है। मतलब अंटार्कटिका में रहना स्पेस का रहना जितना है, इसलिए ह्यूमंस यहाँ कभी भी नहीं रह पाए। बाकी आप इसके आसपास के एरियाज में घूमने जा सकते हैं। अगर आपका लाइफ में कभी यहाँ जाने का प्लान है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और फैक्चुअल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारी पिछली वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करिए। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट दोस्तों।